हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI4 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द चोलास। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें चोला साम्राज्य के प्रशासनिक सिस्टम का विश्लेषण करना है। मतलब चोलाओं ने अपना शासन कैसे चलाया, उनके केंद्रीय, प्रांत और गांव स्तर के प्रशासन कैसे थे, और उनका लैंड रेवेन्यू और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम कैसा था, ये सब बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चोला साम्राज्य, जो 9 to 13 सेंचुरी तक दक्षिण भारत में फला फूला, अपने मजबूत और व्यवस्थित प्रशासन के लिए मशहूर था। चोला राजाओं ने एक मजबूत सेंट्रल मोनार्की बनाई, लेकिन साथ ही गांव स्तर पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी बढ़ावा दिया। उनका प्रशासनिक स्ट्रक्चर बहुत ही सिस्टमैटिक था, जिसमें राजा से लेकर गांव तक हर लेवल पर जिम्मेदारी और व्यवस्था थी। यह सिस्टम भारत के प्राचीन इतिहास में एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल माना जाता है। मेन बॉडी। ए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। चोला साम्राज्य एक राजशाही मोनार्की था जहां राजा सबसे ऊपर होता था। राजा न्याय, सेना और प्रशासन सबका मुख्य था। राजा के पास मंत्रियों की परिषद पेरुंदरम होती थी जो उससे सलाह देती थी। प्रशासन के अलग अलग विभाग जैसे कि रेवेन्यू, सेना, सिंचाई और मंदिर प्रबंधन थे। राजधानी तंजावुर और गंगाईकोंड चोलापुरम प्रशासन के मुख्य केंद्र थे। उत्तरामेरूर के शिलालेखों से हमें चोलाओं के प्रशासन के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। बी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। साम्राज्य को मंडलम, प्रांत में बांटा गया था, जिसका प्रबंधन राजा के राजकुमार या वाइसरॉय करते थे। हर मंडलम के अंदर वालनाडु और उसके अंदर कई नाडु होते थे। नत्तर और वेल्लालर जैसे लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कर वसूली में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। राजा अपने विश्वासपात अधिकारियों को नियुक्त करके प्रांत पर नियंत्रण रखता था, लेकिन उन्हें कुछ ऑटोनॉमी भी देता था। सी, लोकल और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। चोलाओं का सबसे यूनिक फीचर था गांव का स्वायत्त प्रशासन, विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। गांव 2 प्रकार के द सभा, ब्राह्मण गांव और उर, अन्य गांव, जिनके अपने प्रशासनिक समितियां होती थी। उत्तरामेरूर के इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि कैसे कुर्वुलाई सिस्टम, चिट्ठियां के माध्यम से चयन से कमेटी के सदस्य चुने जाते थे। ये समिति इरिगेशन, न्याय, कर वसूली और सामाजिक कार्य संभालती थी। इससे लोगों में जिम्मेदारी और राज्य के प्रति संबंध मजबूत होता था। डी, रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। भूमि कर, लैंड रेवेन्यू, चोलाओं की मुख्य आय का स्रोत था। उन्होंने भूमि मापन और कर निर्धारण का एक व्यवस्थित सिस्टम बनाया था, जिसमें खेतों की उपज के हिसाब से कर लगता था। सेना व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। उनके पास पडेटी, इन्फेंट्री, अश्वसैया, कैवलरी, हाथी सैया, एलिफेंट्स और एक शक्तिशाली नेवी थी। उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाया। मंदिर भी आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र, जहां से दान और भूमि प्रबंधन होता था। कंक्लूजन। चोलाओं का प्रशासन एक संतुलित और कुशल सिस्टम था, जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी के साथ लोकल ऑटोनॉमी भी थी। उनका लैंड रेवेन्यू, लोकल गवर्नेंस और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम उन्हें एक एफिशिएंट एम्पायर बनाता था। इनका मॉडल बाद के दक्षिण भारतीय राजाओं के लिए एक मिसाल बना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Write a note on sources and classification of law in ancient India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्राचीन भारत में कानून के मुख्य स्रोत कौन से थे, जैसे वेदा, स्मृति और परंपरा। साथ ही ये भी समझाना है कि कानून को कैसे क्लासिफाई किया गया था, जैसे धार्मिक, सामाजिक, सिविल और क्रिमिनल कानून के रूप में। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारत में कानून को धर्म कहा गया है, जिसका मतलब सिर्फ कानून नहीं बल्कि मोरल और सामाजिक कर्तव्य भी है। हिंदू समाज में कानून धर्म, नीति और सामाजिक नियमों पर आधारित था। वैदिक और स्मृति ग्रंथों ने इन नियमों को लिखित रूप दिया। धर्मशास्त्र और राजशासना जैसे स्रोतों ने एक व्यवस्थित लीगल सिस्टम बनाया जो समाज के हर वर्ग को समेटता था। मेन बॉडी। 1.
प्रमुख स्रोत सोर्सेस ऑफ लॉ इन एंशिएंट इंडिया। श्रुति वेदा। श्रुति का मतलब है जो सुना गया। वेदों में मोरल और सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ये कानून का आधार थे, लेकिन लिखित कानून नहीं थे। स्मृति याद रखे गए नियम। स्मृति ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, यजनवल्क्य स्मृति में विवाह, दहेज, विरासत, दंड और न्याय के नियम लिखे गए। इनका उद्देश्य था सामाजिक कानून को व्यवहारिक रूप देना। आचार कस्टम्स। सामाजिक परंपरा या प्रथा भी कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। अगर कोई परंपरा श्रुति और स्मृति के विरुद्ध नहीं थी तो यूज कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता था। जैसे विवाह और विरासत संबंधी परंपराएं हर रीजन में अलग थी। निबंध और टिप्पणियां, कमेंटरीज एंड डाइजेस्ट्स। स्कॉलर्स जैसे विजनेश्वरा, मिताक्षरा और जीमुतवाहना दयाभागा ने पुराने कानून पर व्याख्या दी। इन मेडिवल हिंदू लॉ को समझने में मदद मिली। राजशासना रॉयल डिक्रीज। राजा को धर्म का रक्षक माना गया है। उसके द्वारा बनाए गए नियम अगर धर्म के अनुकूल हो तो कानून के रूप में माने जाते थे। अशोका और चंद्रगुप्ता के शिलालेख इसके उदाहरण है। 2 अन्य स्रोत सेकेंडरी सोर्सेस। लोकाचार और परंपरा। गांव और समाज के नियम अगर श्रुति स्मृति के विरुद्ध ना हो तो वैलिड माने जाते थे। पंचायत के फैसले कानूनी महत्व रखते थे। न्यायिक फैसले जुडिशियल डिसीजंस। न्यायाधीशों के फैसलों से नए प्रेसिडेंट्स बनते थे। इससे कानून के अर्थ और व्याख्या स्पष्ट होती थी। 3 कानून की वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। धार्मिक और लौकिक कानून। धार्मिक कानून देवताओं और यज्ञ संबंधी नियमों से जुड़े थे। लौकिक कानून व्यक्तियों के बीच के विवादों, संपत्ति और दंड संबंधी थे। सिविल और क्रिमिनल कानून। सिविल कानून में विवाह, विरासत और धन संबंधी मामले आते थे। क्रिमिनल कानून में चोरी, हत्या और अपराध के लिए दंड निर्धारित था। प्रक्रियात्मक और मूल कानून। प्रक्रियात्मक कानून बताता था कि केस कैसे चलाना है। मूल कानून व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता था। 4 न्याय प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय व्यवस्था गांव से लेकर राज्य तक के स्तर पर थी। राजा, ब्राह्मण और विद्वान मिलकर न्याय देते थे। पहले समाधान समवाया पर जोर दिया जाता था। दंड अंतिम उपाय होता था। दंड व्यक्ति को सुधारने के लिए दिया जाता था, बदला लेने के लिए नहीं। कंक्लूजन। प्राचीन भारत का कानून एक समग्र और नैतिक व्यवस्था थी जिसमें धर्म, न्याय और सामाजिक संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया। इन स्रोतों और वर्गीकरण से ये स्पष्ट होता है कि भारत में कानून के सिद्धांत कितने विकसित और व्यवस्थित थे। आज भी इनका प्रभाव भारत के कानून और सामाजिक मूल्यों में देखा जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the revenue administration under the Delhi Sultans. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य की आय व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम कैसे चलती थी। इसमें लैंड रेवेन्यू के प्रकार, कर वसूली के तरीके, अधिकारियों की भूमिका और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों के सुधारों को समझाना है। ये भी बताना है कि इस व्यवस्था ने राज्य को मजबूत बनाने में कैसे मदद की। आंसर। इंट्रोडक्शन। दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526 CE ने भारत में एक मजबूत और केंद्रित प्रशासन की स्थापना की थी जिसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। सल्तनत जानते थे कि सेना और राज्य के खर्चे के लिए लगातार आय होना जरूरी है। इसीलिए अलग अलग शासकों ने, जैसे इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इसमें सुधार किए। उनका बनाया हुआ रेवेन्यू सिस्टम बाद में मुगल और ब्रिटिश समय के लिए आधार बना। मेन बॉडी। 1 रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर। पूरे राज्य को इक्ताओं में बांटा गया था जहां के जिम्मेदार इक्तदर्स होते थे। इक्तदर्स का काम था प्रजा से कर वसूल करना और अपने क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखना। उन्हें प्राप्त आय का एक हिस्सा राज्य को भेजना पड़ता था, बाकी पैसा सेना के लिए उस होता था। सेंट्रल स्टाफ पर दीवान आय विजारत यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट इन सब पर निगरानी रखता था। उदाहरण। इल्तुतमिश के समय IQTA सिस्टम को पूरी तरह से संगठित किया गया जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ। 2 जमीन के प्रकार और आय का मूल्यांकन। जमीन को उसकी उपजाऊ शक्ति के हिसाब से विभाजित किया गया था। कर नकद, कैश या उत्पाद, काइंड, दोनों में लिया जा सकता था। बीघा माप इकाई थी जिससे भूमि का अंदाजा लगाया जाता था। कृषि, चरा और व्यापार सब पर कर लगता था।
उदाहरण, अलाउद्दीन खलजी ने दोआब क्षेत्र में कठोर भूमि मापन और कर व्यवस्था लगाई जिससे राज्य की आय बढ़ी। 3. अलाउद्दीन खलजी के सुधार, उन्होंने कर वसूली पर सीधा नियंत्रण लगाया और बिचौलियों का प्रभाव कम किया। हर खेत का मापन करके एक निश्चित कर, आधा उत्पाद तक, लगाया। हर स्टार पर अधिकारी रखे गए ताकि भ्रष्टाचार न हो। इससे राज्य आर्थिक रूप से मजबूत बना और सेना के खर्चे आसानी से उठाए गए। परिणाम, अलाउद्दीन का सिस्टम एक मजबूत और नियंत्रित राज्य व्यवस्था का उदाहरण बना। 4. मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने कर व्यवस्था में नए प्रयोग किए, खासकर दोआब क्षेत्र में। उन्होंने कर दर बढ़ाई और नकद में वसूली का नया नियम बनाया। लेकिन कठिन नियमों और करों के कारण लोगों ने विद्रोह कर दिया। फिर भी उनका प्रयास दिखाता है कि वो आर्थिक सुधार लाना चाहते थे। उदाहरण, उन्होंने नकद में कर लेने का विचार दिया, जो बाद में मुगल और ब्रिटिश समय में भी देखा गया। 5. अधिकारियों की भूमिका और केंद्रीय नियंत्रण। आमिल और मुशर्रीफ स्थानीय स्तर पर कर वसूली और लेखा रखने के जिम्मेदार थे। वजीर और दीवान विज़रात इन अधिकारियों की देखरेख करते थे। समय समय पर ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस भी होते थे जिससे प्रशासन व्यवस्थित बना रहे। कंक्लूजन, दिल्ली सल्तनत ने एक ऐसी राजस्व व्यवस्था बनाई जो मजबूत और केंद्रित थी। उनके कर सिस्टम ने राज्य को आर्थिक रूप से स्थिर बनाया और प्रशासन को मजबूती दी। हालांकि कुछ प्रयोग जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के असफल रहे, पर इन्होंने भारत के आर्थिक प्रशासन को नए दिशा दी। उनके नियमों ने मुगल और ब्रिटिश समय के रेवेन्यू सिस्टम को भी प्रभावित किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. How did the British try to reform Indian education system? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि ब्रिटिश ने भारत में शिक्षा प्रणाली को कैसे बदला। हमें उनके द्वारा लाए गए रिफॉर्म्स, पॉलिसीज और कमीशंस जैसे मैकॉलीज मिनट, वुड्स डिस्पैच और चार्टर एक्ट्स के बारे में लिखना है। साथ ही उनके उद्देश्य और प्रभाव पर भी बात करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश काल में भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव आए। पहले भारत में शिक्षा धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन पर केंद्रित थी। ब्रिटिशों ने इसे अपने प्रशासन और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए एक उपकरण बना दिया। उनका उद्देश्य था ऐसे लोगों की एक क्लास तैयार करना जो उनके लिए क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सके। इस दौरान मैकॉले और लॉर्ड वुड जैसे व्यक्तियों ने ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रभावित किया। मेन बॉडी। 1. अर्ली एजुकेशनल एफर्ट्स 1835 से पहले। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शिक्षा में कम योगदान था। ज्यादातर शिक्षा पारंपरिक पाठशालों और मदरसों में होती थी। चार्टर एक्ट 1813 के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया। इस समय 2 विचारधाराएं थी, ओरिएंटलिस्ट्स जो संस्कृत और पर्शियन में पारंपरिक शिक्षा चाहते थे, और एंग्लिसिस्ट्स जो इंग्लिश मध्यम चाहते थे। उदाहरण, राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश शिक्षा का समर्थन किया क्योंकि उनके हिसाब से ये विज्ञान और तर्क का ज्ञान लाएगी। 2. मैकॉलीज मिनट और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। थॉमस बैबिंगटन मैकॉली ने अपने मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में कहा कि इंग्लिश शिक्षा सबसे उपयोगी है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के बाद इंग्लिश मध्यम को आगे बढ़ाया गया और भारतीय पारंपरिक शिक्षा को पीछे छोड़ दिया गया। उनका उद्देश्य था ऐसे लोग बनाना जो खून से इंडियन पर सोच और आचरण से इंग्लिश हो। प्रभाव। इससे इंग्लिश अध्ययन का प्रचार हुआ और पारंपरिक गुरुकुल और मदरसों की अहमियत कम हो गई। 3. वुड्स डिस्पैच 1854, मैग्ना कार्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। चार्ल्स वुड ने अपने डिस्पैच के जरिए एक व्यवस्थित शिक्षा नीति दी। इसने सुझाव दिया कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाना, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्थापित करना, महिला शिक्षा पर जोर देना, हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाना, प्राइमरी और हायर एजुकेशन दोनों पर ध्यान दिया गया। प्रभाव। इसने भारत के मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम की नींव राखी। 4. बाद के शिक्षा सुधार 1858 to 1947। हंटर कमीशन 1882 to 83, प्राइमरी और वोकेशनल शिक्षा पर केंद्रित। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल बढ़ाया। सैडलर कमीशन 1917 to 19, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए सुझाव दिए। वर्धा स्कीम 1937 गांधी जी ने प्रस्तावित की थी, जो बुनियादी और हाथ के काम पर आधारित थी, पर ब्रिटिश ने इसे पूरी तरह नहीं अपनाया।
उद्देश्य, ब्रिटिश एक ऐसे एजुकेटेड क्लास बनाना चाहते थे जो क्लेरिकल काम कर सके, न कि आम लोगों तक शिक्षा पहुंचना। 5. ब्रिटिश रिफॉर्म्स के उद्देश्य और परिणाम। उद्देश्य, एडमिनिस्ट्रेटिव सहायक तैयार करना, वेस्टर्न सोच और ब्रिटिश सभ्यता फैलाना, एक कॉमन भाषा के माध्यम से रूल को आसान बनाना। परिणाम, सकारात्मक, नए वैज्ञानिक और तार्किक विचार आए, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास बनी और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नकारात्मक, पारंपरिक शिक्षा गायब होने लगी, रट्टा सिस्टम बढ़ा और एलीटिस्ट क्लास बनी। कंक्लूजन, ब्रिटिश शिक्षा सुधारों का उद्देश्य ज्यादा राजनीतिक था, लेकिन इसका सबसे बड़ा परिणाम एक ऐसी नई पढ़ लिखी भारतीय क्लास का उभरना था जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था पर ब्रिटिश लेगेसी का प्रभाव देखा जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Write short notes on any two of the following. A. The Arthashastra on the Mauryan administration. B. The nobility under the Mughals. C. Evangelicalism and utilitarianism. D. Documentation project under the colonial state. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में उस टॉपिक के मेन फीचर्स, आइडियाज और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बतानी है। मुद्दा यह है कि हर कॉन्सेप्ट का कंसाइज और क्लियर ओवरव्यू दिया जाए। आंसर, इंट्रोडक्शन। यहां हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लिखेंगे, अर्थशास्त्र और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल नोबिलिटी। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है जो राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन के सिद्धांतों को बताता है। मुगल नोबिलिटी दूसरी तरफ साम्राज्य की बैकबोन थी जो एम्पायर को एक साथ बनाए रखती थी। दोनों ही सिस्टम्स भारत के राजनीतिक विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ए. द अर्थशास्त्र ऑन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। 1. नेचर एंड ऑथरशिप। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य द्वारा लिखा गया था, जो चंद्रगुप्ता मौर्य के मंत्री थे। ये एक डिटेल्ड ट्रीटिस है जो राज्य के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सैन्य नीति पर केंद्रित है। 2. कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट एंड किंगशिप। कौटिल्य ने सप्तांगा थियरी दी, जिसमें राज्य के 7 तत्वों का जिक्र है: राजा, मंत्री, जनपदा, दुर्गा, कोसा, सेना और मित्रा। राजा को धर्म और न्याय का रक्षक माना गया है, जिसका कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा और सुख समृद्धि सुनिश्चित करना है। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जहां राजा के साथ मंत्री परिषद काफी इंपॉर्टेंट थी। अर्थशास्त्र में विभिन्न विभागों जैसे कर व्यवस्था, व्यापार, कृषि और गुप्तचर तंत्र का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। अधिकारी मेरिट के बेसिस पर चुने जाते थे और उनके काम को क्लियरली डिफाइन किया गया था। 4. इकोनॉमिक एंड एस्पियोनाज सिस्टम। आर्थिक व्यवस्था में राज्य का कंट्रोल था, कर वसूली, दाम निर्धारण और व्यापार पर नजर रखी जाती थी। गुप्तचर तंत्र, स्पाई सिस्टम, बहुत एडवांस था, जो अधिकारियों के व्यवहार और देश के सुरक्षा पर नजर रखता था। 5. सिग्निफिकेंस। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ माना जाता है। ये एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक दृष्टि को प्रस्तुत करता है जो समय से काफी आगे था। B. द नोबिलिटी अंडर द मुगल्स। 1. कॉम्पोजिशन एंड रोल। मुगल नोबिलिटी एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री बैकबोन थी। इसमें तुरानी, ईरानी, अफगान, राजपूत और डेक्कनी नोबल शामिल थे। ये लोग राजा के विश्वासपात्र थे और साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को संभालते थे। 2. मनसबदारी सिस्टम। मानसबदारी सिस्टम मुगल प्रशासन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। मनसब रैंक के रूप में होता था जो नोबल की पोजीशन, तनख्वाह और सैया के साइज को दिखाता था। एम्परर के पास सबसे ज्यादा पावर थी, वो कभी भी प्रमोशन, ट्रांसफर या डिसमिसल कर सकता था। 3. इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। नोबल्स को जागीर दी जाती थी जहां से उन्हें रेवेन्यू मिलता था। उनका जीवन शान और शौकत से भरा होता था, लेकिन उन्हें एम्परर के प्रति निष्ठा दिखानी पड़ती थी। 4. चैलेंजेस एंड डिक्लाइन। मुगल पीरियड के आखिरी दौर में फैक्शनलिज्म और करप्शन बढ़ने लगा। ईरानी और तुरानी ग्रुप के बीच की राइवलरी ने एम्पायर को कमजोर कर दिया। 5. सिग्निफिकेंस। मुगल नोबिलिटी ने एम्पायर को स्थिर और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाया, लेकिन उनका पतन मुगल साम्राज्य के दुर्बल होने का प्रमुख कारण बना। कंक्लूजन। अर्थशास्त्र और मुगल नोबिलिटी दोनों भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक परंपरा के 2 अलग युगों को दिखाते हैं।
अर्थशास्त्र ने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल और वेलफेयर के सिद्धांत दिए, जबकि मुगल सिस्टम ने लॉयल्टी और हायरार्की पर आधारित गवर्नेंस मॉडल दिया। यह दोनों सिस्टम्स भारत के प्रशासनिक इतिहास के अधर स्तंभ है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।